वेलकम टू शुभम ई क्लासेस दोस्तों। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के मैथ के सॉल्यूशंस। ठीक है। 31 किसी संख्या में 72 से भाग देने पर शेष 51 बचता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो देख रहे होंगे आप कि जो 18 है ये 72 का ही मल्टीपल है। 18 चौके 72 होता है। ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे सामने मल्टीपल दे रखा हो एक दूसरे का मल्टीपल, और पूछा हो कि जो शेष आया है उसको 18 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जो आपको शेषफल आया है ना 51, 72 से भाग करने से जो आपके पास शेषफल आया है उसको आप जो है इसके मल्टीपल यानी कि 18 से भाग कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब कि जो शेषफल आपको 72 से भाग देने पर आया है, आपको उस शेषफल को ही 18 से भाग कर देना है। ठीक है। तो देखिएगा 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो करेंगे यहाँ पे 15 आएगा, और 15 जो है यह शेष बचा है, तो ये आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए 60 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं। अब इसके लिए आपको अभाज्य संख्याएँ पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो सिर्फ खुद पर या फिर एक से भाग हो जाती हैं। तो ये 60 से 80 के बीच में पहले आपको अभाज्य संख्या लिखनी होंगी। जैसे पहली हो गई 61, है ना। उसके बाद हमारी होगी 67, फिर हमारा होगा 71, फिर हमारा होगा 73, इसके बाद फिर क्या बचता है 79। ठीक है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो कि सिर्फ खुद के पहाड़े पर और एक से भाग हों। ओके। तो अब इनका आपको टोटल बताना है। इनका आप जब टोटल करेंगे तो आपके सामने आंसर कितना आएगा, 351 आएगा। करेक्ट है इतनी बात। तो ऑप्शन ए अगर आपने चूज़ किया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 है, ये आपके सामने बोर्ड मास का क्वेश्चन है। हालांकि इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बोर्ड मास में आपको क्या करना है, पहले आपको भाग करना होगा। तो देखिए 16 को आप 656 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 41 आएगा। फिर आपको 41 को क्या करना है, गुणा करना है 145 से। फिर आपका जो भी आएगा उसको आपको 72 से 16 से माइनस कर देना है, और आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे इसका आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है। यूनिट डिजिट से पता लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यूनिट डिजिट 5 आएगा। ठीक है। और यहाँ पे कितना है, लास्ट का यूनिट डिजिट 6 है। तो आप ऑप्शन से भी आपको पता लग जाना चाहिए कि यूनिट डिजिट जो है वो 1 आएगा, और 1 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है। राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 34, इसको अपने आप कर लेना, ये सोल्व कराने लायक क्वेश्चन नहीं है। 34 है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 8, 6, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेषफल बचे, कौन सी है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए एलसीएम एचसीएफ का 4, 6, 8, 12 और 16, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले इन संख्याओं का एलसीएम ले लेना है। अब इन संख्याओं का एलसीएम जो है वो 48 आएगा, क्योंकि 48 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि इन सब पे आसानी से भाग हो जाती है। ठीक है। नहीं तो आप एलसीएम बेसिक मेथड से भी ले सकते हैं। ठीक है। 48 इसका एलसीएम आएगा। अब 48 एलसीएम आएगा, आपको बचाना है शेषफल 2। तो 48 प्लस 2 यानी कि आंसर क्या होगा आपका 50 होगा, क्योंकि 48 तो सबसे भाग हो रहा है ना। और 2 शेषफल बचाना है, तो 48 प्लस 2 यानी कि 50 से अगर आप भाग करेंगे तो यहाँ पे 48 आएगा, और आपका जो है 2 शेषफल बच जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है 50। अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, 46 कर देंगे। 48 आया है हमारा एलसीएम और हम 46 कर देंगे। पर याद रखना 46 तो आप 2 शेषफल थोड़ी बचेंगे, तो माइनस का 2 चला गया। ठीक है। 2 शेषफल नहीं होगा वो, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, और वैसे भी 46 को अगर मैं 4 से भाग करूँ तो कितना आएगा, ये 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4, तो यहाँ से तो आपका शेषफल बहुत ज़्यादा बच गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35। यदि वेट ठीक है 12 से भाग नहीं होगा, है ना। 12 तिया 36 होते हैं, तो यहाँ पे 10 शेषफल बचेगा। या फिर 12 चौके कितना होता है 48 होते हैं, तो माइनस 2 शेषफल बचेगा। ठीक है। 4 से तो शायद 2 शेषफल आता। ओके। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा 50। 35 यदि 12 नोटबुक और 16 पेन की कीमत 852 है, तो 9 नोटबुक और 12 पेन की कीमत क्या होंगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑब्जर्वेंस के साथ बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। आपको क्या बोला, 12 नोटबुक, इसका कलर चेंज करते हैं। ओके।
तो देखिए 12 नोटबुक है जिसको मैं 12N लिख देता हूँ, करेक्ट है इतनी बात, नोटबुक प्लस 16 पेन यानी कि P। इसकी कीमत है 852। कितनी है जी? 852 है। हमको बतानी है 9 नोटबुक प्लस 12 पेन की कीमत। ठीक है, अब या तो आप एक पेन और एक की निकाल लो कीमत, उसके बाद सॉल्व करो, बट मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। आपको क्या करना है, इस 12 को किसी तरह से 9 बनाना है, किसी तरह गुणा भाग मल्टीप्लाई करके इसको 9 बनाना है। ठीक है, अगर ये 9 बन गया तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपका 12 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ऑब्जर्वेंस का सवाल है, इसको आप ऑब्जर्व करके करेंगे तो बहुत ईजिली कर लेंगे। मैं समझा देता हूँ, आप अगर आपके सामने आगे नेक्स्ट कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही करना। अगर मैं 12 को 3/4 से गुणा कर दूँ, किससे गुणा कर दूँ? 3/4 से गुणा कर दूँ, तो हमारा ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर भी इजीली आ जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट करता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा 4 तिया 12 है ना, 3 तिया कितने हो गए? 9 हो गए, तो यहाँ पे ये 9 बन गया हमारा, पहला करेक्ट हो गया। अब इस 16 को अगर मैं 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिएगा 4 चौके 16 और 4 तिया 12, तो हमारा ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये तो सेटिस्फाई कर ही गया। तो अब इसको आपको क्या करना है, 3/4 से गुणा कर देना है और ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, सीधी सी बात है। तो गुणा करते हैं, है ना, ये 3/4। तो देखिएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 639 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है? तो देखिएगा 4 संख्याएं हैं, पहली 3 का औसत कितना है? 15 है, यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका औसत है 15। अब औसत 15 है, संख्याएं 3 हैं। अगर मैं 15 को 3 से गुणा कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे 15 तिया 45, ये पहली तीनों जो है वो कुल संख्याएं आ गई। क्या आ गई? ये पहली तीनों कुल संख्याएं आ गई। समझ में आ रहा है ना? अब ऐसे मत करना कि 3 2 5 और 1 6 फिर इसको 15 को मल्टीप्लाई करो, जी नहीं, ये मैंने नंबरिंग लिखी है ना कि। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का। अब अंतिम 3 संख्याएं कौन सी होंगी? 2 3 और 4, है ना, क्योंकि पहली तो कट जाएंगी, पहली अंतिम में नहीं आएगा। अब यहाँ पर भी संख्याएं कितनी हो गई? 3 हो गई। इनका औसत आपको दे रखा है 16, तो 16 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना बनेगा? 48 बनेगा, 48 बनेगा। आपको बोला है अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगी? तो आप देख रहे हैं इसमें 2 और 3 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, यानी कि अगर मैं 48 में से 45 माइनस कर दूं तो हमारा ये 2 और 3 जो है वो कट जाएगा और हमारा 4 - 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि हम ये माइनस कर रहे हैं, तो देखिएगा 4 चौथी संख्या और माइनस पहली संख्या। ठीक है, चौथी संख्या और माइनस पहली संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई, यानी कि चौथी संख्या और पहली संख्या का अंतर है 3। देखिए 4 और 1 नहीं है, ये चौथी और पहली संख्या है। ठीक है, ये आप समझना है, ये 4th संख्या है और ये भी पहली संख्या है, फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस लिया हमने तो हमारा ये बीच वाला तो कैंसिल हो गया, जितना कटना था कट गया। जो शेष बचा वो क्या बचा? 4 - 1 जो है वो हमारा शेष बच गया। तो 4 - 1 कितना है? 3 है। इतनी चीज़ कन्फर्म हुई सबको? अब देखिएगा 4 यानी कि 4th संख्या माइनस पहली संख्या का डिफरेंस कितना है? 3 है। हमको अंतिम संख्या यानी कि चौथी संख्या हमको दे रखी है 19, हमको पहली संख्या बतानी है, तो 19 में से अगर मैं 16 घटाऊंगा तभी तो 3 बचेगा। सेटिस्फाई हो गया 16, तो 16 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 37। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पहले इनका अनुपात 3:1 था। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिएगा जो प्रेजेंट एज है उसको मैं लिखूंगा बीच में। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद बोलेगा तो इसका मतलब होगा कि प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद कितना अनुपात है पिता और पुत्र का? 5:3। ठीक है, अब प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले यानी कि प्रेजेंट है और इससे 10 वर्ष पहले। ठीक है, बीच वाला हमारा प्रेजेंट है, ध्यान रखना। इनका अनुपात कितना है? 3:1 है, और ये अनुपात किसका है? फादर और सन का अनुपात है ये।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे रेशियो में अंतर कितने का है, 2 का है, और यहाँ पर भी रेशियो में अंतर है 2 का, यानी कि अंतर समान है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो देख रहे होंगे रेशियो में अंतर कितने का है, 2 का है। ओवरऑल कितने का अंतर है वर्षों में, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, यानी कि 20 का अंतर है। तो यहाँ पर ये 20 के बराबर हो गया। ठीक है, 2 की वैल्यू हो गई 20 के बराबर। अब 2 एकम 2, 2 दहा कितने हो गए, 20 हो गए। 1 की वैल्यू आ गई 10। आपको बोला है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा, इस 10 को मैं अगर 3 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे कितना होगा, 30 होगा। करेक्ट है। इस 10 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे 10 होगा। अब ये 30 और 10 वर्ष एज आ गई, बट ये आई है 10 साल पहले की। ठीक है, ऊपर दिख रहे हैं साइन, 10 साल पहले का रेशियो है, तो 10 साल पहले की एज आई है ये। ठीक है, हमको बोला है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। अब वर्तमान में इनको लाने के लिए मैं इसमें 10-10 और जोड़ूंगा, तो फादर की हो गई 40 और पुत्र की हो गई कितनी, 20। तो इनका रेशो निकालना है आपको। इनका रेशो कितना आएगा, यहाँ पे देखिएगा 2:1 आएगा। ठीक है, बट आंसर में आपके 2:1 नहीं है, क्योंकि आंसर में बोला उसने पुत्र और पिता की आयु का अनुपात। तो पुत्र का कितना है, 1 है, और पिता का है 2। ऑप्शन ए अब आपका सेटिस्फाई है ना। अगर ऑप्शन में आपके 2:1 दिया होता तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते, 2:1 पे टिक कर देते, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन देखना आपसे क्या पूछ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, उम्मीद करूँगा सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 38। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, फिर उसने 20% की कमी की, उसके वेतन में कितने परिवर्तन हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन को हम बिना एक्स और वाई से करेंगे कि मान लीजिए पहले उसका वेतन था 100। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, हमने 100 माना है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 20% की वृद्धि हुई है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। फिर 20% की कमी हुई है। अब 120 में हम 20% की कमी करेंगे तो कितना बनेगा, 96 बनेगा, है ना। 120 का 20% होगा 24, और 24 हम घटाएंगे तो 96 बचेगा। अब आप देखिए, पहले था 100 हमने माना था, और फाइनली जाके कितना हो गया, 96 हो गया। तो 4% की कमी आपको साफ नज़र आ रही है, तो 4% की कमी, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 39। सेबों के मूल्य में 15% की कमी होने से एक खरीदार 240 रुपये में 2 किलो सेब अधिक खरीद सकता है। सेबों का प्रति किलोग्राम नया मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में चाहे आपके पास यहाँ पे कमी दी हो, चाहे कुछ भी दिया हो, या फिर आपको प्रॉफिट दिया हो, आपको सेम लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, परसेंटेज, यानी कि कमी या फिर प्रॉफिट। ठीक है, इनटू रुपीज़ अपॉन क्वांटिटी, यानी कि मात्रा। बस ये आपको ट्रिक याद रखनी है। और ये क्या होगा, ये होगा अब का मूल्य, यानी कि नया मूल्य है, उसकी ट्रिक है ये। ठीक है, परसेंटेज में क्या आएगा हमारा, 15% तो 15/100। रुपीज़ हमारा कितना है, 240 है। क्वांटिटी हमारी 2 किलो है। करेक्ट है इतनी बात, ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो देखिएगा, यहाँ पे 5 या 15, और यहाँ पे हमारा आएगा 20। ओके, 20 दूनी कितने होते हैं, 40। इसको पहले काट लेते हैं, 0 से 0 कट गई, 2 दूनी हो गई 4, और 4 से हम कैंसिल करेंगे, 4 6 24। 6 तिया कितने होंगे, 18 होंगे। तो 18 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अब का नया मूल्य उसने पूछा, यानी कि अब का मूल्य जो कि 18 रुपये होगा। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, अगर आपको बोल देता यहाँ से कि पहले वाला मूल्य क्या होगा, यानी कि घटने से पहले का मूल्य क्या होता, तब हम कैसे निकालते हैं, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास अब का मूल्य कितना आया है, 18 आया है। और 18 कब आया है, जब 15% की कमी हो रही है, और 15% की कमी को हम 85% लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कमी है वो 100 माइनस लॉस होगा। अब 85% की वैल्यू 18 है, हमको निकालना है 100% की वैल्यू, है ना। जब छूट नहीं दी थी, जब वो अपने आप में 100% थी, तब की वैल्यू ये हमको निकालना है। इसको मैंने x मान लिया। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 40। 0.12 0.21 8 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो देखिएगा, चतुर्थ अनुपाती के लिए आपको बस मैं डायरेक्ट ही अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं।
क्योंकि आपको एग्ज़ाम में फटाफट सवाल करना है, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती जिसको मैंने x मान लिया। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पहले वाला है वो चतुर्थ अनुपाती से मल्टीप्लाई होगा और बीच वाला ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आपस में एक दूसरे से भाग होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं फिर। तो देखिए 0.21 गुणा 8 भाग पहला और लास्ट 0.12 गुणा x, ठीक है। ये मैंने ट्रिक का रट्टा मारा हुआ है, ठीक है। ट्रिक क्या है, आपके पास सॉल्यूशन भी ऐसे ही होता है। हमने डायरेक्ट किया है क्योंकि हमको डायरेक्ट अप्रोच लगानी है, और वैसे भी ये क्वेश्चन शायद आप लोगों में से बहुत ने कर भी लिया होगा। खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए यार 2 जीरो के बाद है तो 2 जीरो के बाद है, पॉइंट वाला हमारा कैंसिल हो गया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 सतह कितना होता है 21 होता है, और 7 दूनी कितना होता है 14 होता है। तो 14 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपाती निकालने को बोले तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कि पहले वाला लास्ट से मल्टीप्लाई होगा जो चतुर्थ अनुपाती होगा, और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और ये आपस में एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 41, किसी ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ 108 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, गोलार्ध का आयतन क्या होगा। तो देखिए ऐसे केस में आपको दोनों ही केस में आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और गोलार्ध के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2/3 पाई r की क्यूब, करेक्ट है। तो देखिए ये हमको यहाँ पे है और इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, यहाँ पे 108 पाई दे रखी है ना। तो पाई से हमारी पाई कैंसिल हो गई, 3 से कैंसिल करेंगे कितना होगा 3 तिया 9 और 3 चिक 18। तो r स्क्वायर की वैल्यू है 36। तो यहाँ से r कितना आएगा, r आएगा हमारा 6, करेक्ट है इतनी बात। r आ गया हमारा 6, ठीक है ना। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे ताकि हमारे पास स्पेस पर्याप्त हो। पूरा ही रफ हो गया। तो देखिएगा 2/3 पाई r हमारा कितना आया था 6 आया था, तो 6 की क्यूब करेंगे 216, ठीक है। ये आयतन का फॉर्मूला हो गया, समझ में आ रहा है ना। आयतन हमको निकालना है तो देखिए 3 से काटेंगे कितना होगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 पाई आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है 42, 2 समान आयतन वाले बेलन के व्यास 3:2 के अनुपात में हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, दोनों के आयतन को एक दूसरे के इक्वल कर दीजिए, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, ये होता है बेलन के आयतन का फॉर्मूला। तो इम्प्लीमेंट करते हैं फिर, ओके। तो डायरेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट, देखिएगा पाई। अब देखिएगा ये व्यास है 3, तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होती है यानी कि त्रिज्या होगी 3/2, और 3/2 का हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि पाई r 2h होता है आयतन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, और यहाँ पे h हमको निकालना है, मैंने h ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा दूसरा आयतन है पाई। अब देखिए यहाँ पर व्यास कितना है 2 है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1। अब अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, पाई r2 यहाँ पे हमने लिख दिया h, ठीक है, समझ में आया। देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा कितना है 9/4h इज इक्वल टू h, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, इनका अनुपात कितना आएगा 4:9 आएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, ए करेक्ट होगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ में आया, क्योंकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 4h हो जाएगा। तो सीधी सी बात है h की वैल्यू 4 आ गई, एक h की वैल्यू 9 आ गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 43, निम्न में से क्या बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्र का सही सूत्र है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h होता है, राइट। नेक्स्ट 44, एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी परिधि के 2 गुणे का मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, a स्क्वायर है ना, यानी कि वर्ग का वर्ग, भुजा गुणा भुजा यानी कि भुजा का स्क्वायर।
तो देखिएगा ए स्क्वायर की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 256 दे रखी है। ठीक है, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गई। अब ए स्क्वायर की वैल्यू 256 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 16 होगी, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे अंडर रूट बनेगा और ये 16 का स्क्वायर है 256। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। और इसकी परिधि कितनी होगी, तो वर्ग है तो वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। 16 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौके कितना हो गया, 64 हो गया। तो ये हो गई परिधि। बट आपको बोला है परिधि के 2 गुणे का मूल्य, तो 64 का आपको 2 गुणा कर देना है, कितना होगा, 128। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 45, जिसमें केवल आपको सूत्र बताना था, निम्न में से क्या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का सूत्र है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकलेगी, √3/2 ए यानी कि भुजा। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के। उम्मीद करूँगा आप सभी को पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।